हम लोग ये गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे, जिसमें से इसका हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे। इसमें से हमको ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, निश्चल कुंडली धारामापी पढ़ना था, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, दो प्रकार का होता है। ये सब इसका कार्य था। यहाँ पे हम लोग देख लेते निलंबित कुंडली धारामापी यानी सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन इसका देख लेते, पूरा चीज़ आप समझ गए थे इसमें। दूसरा पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर या फिर इसको वेस्टर्न कॉयल गैल्वेनोमीटर बोलते थे, और ये भी हम लोग इसकी संरचना देख लेते। आज संरचना दोनों का केवल अलग अलग होता है, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ा दी। सिद्धांत दोनों का एक ही है, बात समझ में आ रही है, उसी पर दोनों काम करते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या थी हमको जब हमारे पास ये था? तो आप समझना कि ये जो फास्फर ब्रांच की पट्टी होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत लंबी होती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सुविधाजनक नहीं होता। अगर ले जाओगे थोड़ा सा भी झटका लगा तो ये टूट जाता है, बात समझ में आ रही है, टूट जाता था, फिर आपका गैल्वेनोमीटर क्षतिग्रस्त हो जाता, काम ही नहीं करता था। पता चले आप लेबोरेटरी में गए, टूट गया, तो क्या करोगे, है ना, बड़ी दिक्कत होगी। तो इस कमी को दूर करने के लिए कि ये कुंडली जो है इस तार पे लटकी ना रहे चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, है ना, उसके लिए वेस्टर्न ने उस कमी को यहाँ पर दूर किया, दो चूल्हों के बीच में इसको रखा। अब ये आराम से इस पर घूम पाएगी, बात समझ में आ रही है। तो इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना ना के बराबर, कॉन्सेप्ट क्लियर, उसकी तुलना में, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। हालांकि आप इतना जानना कि सेंसिटिविटी में ये ज़्यादा होता है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, सुग्राहिता यानी कि अच्छा धारा मापता है, क्लियर, और इसकी सुग्राहिता क्या होती है, कम होती है, उसकी तुलना में कम होती है। ये नहीं कि खराब है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, लेकिन नियर अबाउट धारा भी मापता है, लेकिन सुविधाजनक होने के नाते लेबोरेटरी में आपको यही मिलेगा, हम लोग यही यूज भी करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं बेटा, दोनों का सेम होगा। ये सिद्धांत, आप लोग हेडिंग बनाओ। ये सिद्धांत, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, सिद्धांत हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ये धारावाही कुंडली हो गई, है ना। इधर देखना बेटा, ये धारावाही कुंडली हो गई, और धारावाही कुंडली अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो क्या करता है, कुंडली को विक्षेपित कर देता है। बात समझ में आ रही है, अपनी पूर्व स्थिति से क्या करेगा, ऐसे विक्षेपित कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, धारावाही बातचीत नहीं बेटा, धारावाही कुंडली पर अब उस बलयुग्म आघूर्ण को हम लोग विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्योंकि उसको अपनी पूर्व स्थिति से विक्षेपित कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे धारावाही कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण। ये बात समझ में आ रही है। किससे लिखेंगे बेटा बताना, हाँ हाँ किससे लिखेंगे, बतिया लो, मंत्र मत पढ़ो, टा से, है ना। और टा इक्वल टू हम सभी जानते हैं कितना होगा, NIAB, बस साइन थीटा भूल जाओ। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, त्रिज्य है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य है तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा समांतर होगा, और कुंडली का तल अगर समांतर होगा, पेन देना बेटा, अच्छा है तो कुंडली के तल के लंबवत जो सदिश होगा उसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं ना। ऐसे ये इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री।
तो ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हो गया कुंडली के तल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश। इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 से गुणा कराओगे यही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज लिख देंगे क्या, चूंकि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ थीटा कितना होगा बेटा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? आप बोल सकते हो अर्थात साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अब समझना इसको बना लो आप इक्वेशन फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख लो बॉक्स बना। यहाँ तक तो बात सबको क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग आपस में बात नहीं करोगे, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। यहाँ तक क्लियर है एकदम? ये तो मैंने केवल फार्मूला लिख दिया, समझ लो है ना, उस पर अप्लाई कर दिए हो, पहले से जानते थे, ठीक है। अब आप ये देखना कि यहाँ ऊपर ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होगा, कुंडली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होगा, नीचे भी अगर ये विक्षेपित होता है तो उधर स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? ऐंठन उत्पन्न होगा। तो ऐंठन उत्पन्न होने से होगा क्या, इस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण जनरेट होगा, और जो कि क्या करेगा, विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण का विरोध करेगा। यानी ये इधर की ओर घुमा रहा है तो इधर की ओर घुमाने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ उसको हम लोग देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुंडली के घूमने के कारण ठीक है, कुंडली के घूमने के कारण स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न होगी। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर ऐंठन उत्पन्न होगा तो बंद करो, राजवीर पढ़ाएं, ठीक है बेटा। तो कुंडली के घूमने के कारण स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हुई, जिसके कारण कुंडली पर एक प्रत्यानयन यानी कि रिस्टोरिंग प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा। बात समझ में आ रही? अब अगर कार्य करेगा तो उसका परिमाण भी हम लोग देख लें कितना कार्य करेगा। जिसका परिमाण समझना इसको, इसके परिमाण को हम लोग तार डैश से मान लें, बताओ मान लेते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। मैं बता रहा हूँ फाई क्या है और क्यों प्रोपोर्शनल है। जहां फाई जो है बेटा वो कुंडली में विक्षेप है। क्या है बेटा? समझा रहा हूँ आपको। ये कुंडली मान लो पूर्व स्थिति में ऐसे थी, ठीक है। अब इस पर जब बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा, कौन सा? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण, तो एक बल उधर की ओर एक बल इधर की ओर, सपोज कर लो ऐसा शुरुआत में, तो ऐसे घुमाएगा कुंडली को। बात समझ में आ रही है? इसकी पूर्व स्थिति यही तो होगी, इन दोनों के बीच कोण जनरेट हो रहा है ना, वही होगा कुंडली का विक्षेप फाई।
बात समझ में आ रही? अब मैं कह रहा हूँ समानुपाती क्यों होगा, आप इस बात को लॉजिकली समझिएगा बढ़िया से। क्योंकि जैसे शुरुआत में देखो थोड़ा सा विक्षेप हुआ तो वहाँ पे जो स्प्रिंग लगा होगा, स्प्रिंग में थोड़ा कम ऐंठन होगा। बात समझ आ रही? कम ऐंठन होगा तो कम बलयुग्म आघूर्ण इस पर लगाएगा। प्रत्यानयन, प्रत्यानयन का मतलब प्रत्यानयन, पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। ये कुंडली जो ऐसे घूम जाएगी, इसको पुनः इस अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरफ क्यों घूमी? क्योंकि एक बल इधर की ओर काम कर रहा है, एक बल इधर की ओर, ठीक है, उधर की ओर। लेकिन जब स्प्रिंग में ऐंठन होगा जिसके कारण एक बलयुग्म जनरेट होगा, जिसको आप प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बोलोगे, वो इधर की ओर घुमाने का प्रयास करेगा, यानी वो इधर की ओर बल लगाएगा और दूसरा वाला इधर की ओर बल लगाएगा, जिसके कारण इसको ऐसे घुमाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब कम विक्षेप होगा तो कम बल आघूर्ण वो भी जनरेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये कोण बढ़ता जाएगा, विक्षेप ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बात समझ में आ रही है, कुंडली घूमती जाएगी, वैसे वैसे स्प्रिंग में ऐंठन ज़्यादा होता जाएगा और प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का मान बढ़ता जाएगा। तो कह सकते हो कोण के बढ़ने पर टार्डेंस बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर विक्षेप ज़्यादा है तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण ज़्यादा होगा, और अगर विक्षेप कम है तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कम होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने लिखा है ये कि टार्डेंस यानी कि प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फाई के। विक्षेप के क्या है बेटा? समानुपाती। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चले अगर हम लोग तो ध्यान देना, टार्डेंस ऐसे लिखना इज इक्वल टू, यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आता है सी फाई। इसको बॉक्स बना लो, बता रहा हूँ सी क्या है बेटा। लिखेंगे स्क्वायर, जहां सी को बेटा हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी, मीन्स मरोड़ दृढ़ता, क्या बोलते हैं, या फिर ऐंठन नियतांक भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, मरोड़ दृढ़ता किसका बेटा? स्प्रिंग का है ना। ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मरोड़ दृढ़ता। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, एक लैंग्वेज और देखना, यदि बहुत ध्यान से समझना, और पीछे से आवाज आ रही, मुझे संदेह आपको समझ में नहीं आएगा, एक भी लाइन मिस हुआ तो, ठीक है ना। तो यदि फाई कुंडली का या कुंडली में अस्थाई विक्षेप है, अस्थाई विक्षेप कोण है। बात समझ में आ रही? अब इसका मतलब पहले समझिए, अस्थाई विक्षेप क्यों बोल रहे हैं, ध्यान देना। ये मान लो कुंडली है बेटा, ठीक है, आप कह रहे हो कि ये जैसे जैसे घूमेगी यानी फाई का मान बढ़ता जाएगा, फाई का मान बढ़ता जाएगा तो जो विरोध में बलयुग्म आघूर्ण कार्य कर रहा है, विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण के, इसके विरोध में कौन काम कर रहा है? ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, इसका मान भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये तो नहीं बढ़ रहा ना, ये जो पहली बार लगा उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक कोई चीज़ नहीं बढ़ेगा। यम क्या है? फेरों की संख्या। तो जो इस कुंडली में फेरों की संख्या होगी वही रहेगी, बदलेगा नहीं? बदलेगा। क्या था? NiAB। आई क्या है बेटा? इसमें प्रवाहित धारा, जो इसमें एक बार धारा प्रवाहित की वही प्रवाहित हो रहा है, वो भी नहीं बदल रहा। ए क्या है? इस कुंडली के तल का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बदलने वाला है नहीं, लंबाई चौड़ाई फिक्स है। ओके, बी क्या है? एक समान चुंबकीय त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो भी फिक्स होगा। तो ये तो नहीं बदल रहा है, ये क्या है? इस समय कांस्टेंट है। जब धारा बदलेगा तब बदलेगा,
इसमें अभी कुछ नहीं बदल रहा, तो इसलिए कांस्टेंट। लेकिन ये घूम तो रहा है, जैसे धारा प्रवाहित करोगे धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो फाई का मान बढ़ता जाएगा, तो इसके कारण से ये बढ़ता जाएगा, टार डैश क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके का मतलब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। कौन? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, क्योंकि बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा, जब बराबर हो जाएगा तब कुंडली वहीं रुक जाएगी। रुक जाएगी, नहीं रुक जाएगी? क्यों? क्योंकि इधर की ओर देखो, इधर की ओर का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे कुंडली रखी है, इधर की ओर घूम रही है, ठीक है ना? इधर से देखना, इधर की ओर का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। और जो ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। तो दोनों तरफ का बलयुग्म आघूर्ण क्या हुआ, बराबर हो गया। तो जितना आप इधर की ओर घुमा रहे हो उतना वो उधर की ओर घुमा रहे हो, तो कुंडली क्या होगा, वहीं ऐसे रुक जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जब जो कोण इस समय बन रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी विक्षेप कोण। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम क्लियर है? मैं एक बार वापिस से समझाता हूँ, ठीक है? इसमें कुछ बढ़ेगा नहीं, तो विक्षेपक बल आघूर्ण उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे ही विक्षेपक बल आघूर्ण इस पर कार्य करना स्टार्ट करेगा, यानी धारा प्रवाहित की है, बात समझ में आ रही, तुरंत ही घूमना स्टार्ट करेगा। घूमना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, फाई कोण बढ़ता जाएगा। जो विक्षेप कोण होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और फाई कोण बढ़ने से होगा क्या, टार डैश यानी प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर होने का मतलब, मान लो तुम इधर की ओर घुमाने का प्रयास कर रहे हो, हम उधर की ओर घुमाने का प्रयास करें, और बराबर हो जाए तो संतुलित हो जाएगा। यानी वहीं पर क्या हुआ, जहां पर बराबर होगा वहीं रुक जाएगा। इस समय जो विक्षेप होगा कुंडली में, विक्षेप कोण को हम लोग अस्थायी विक्षेप कोण फाई बोलते हैं। तो अगर अस्थायी विक्षेप की स्थिति है, इसका मतलब आप जानते हो कि ये और ये बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, यानी कुंडली किसमें है, संतुलित अवस्था में। अब मैं आपको एक समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली चीज, यहाँ पर समझना। जब यहाँ से धारा प्रवाहित करते हो तो ये जो नीडल है बेटा, ये आपको जो एल्यूमिनियम का संकेतक दिख रहा है, पॉइंटर, ये पहले चलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, है ना? अब मान लो यहाँ आकर रुक गया, तो रुक क्यों गया, क्योंकि ये कुंडली से ही बंधा हुआ था। जब कुंडली रुक गई तो ये भी रुक गया। बात समझ में आ रही है? अस्थायी विक्षेप हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये चीज है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक लैंग्वेज, और वो ये अतः या फिर तब कुंडली साम्य अवस्था में होगी। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? अगर अस्थायी विक्षेप की स्थिति है तो इसका सीधा सा मतलब है कुंडली क्या है, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था का मतलब जितना विक्षेपक बल आघूर्ण उतना ही प्रत्यानयन बल आघूर्ण, दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः टा इज इक्वल टू टार डैश। बस यहीं तक समझना था, जो कुछ भी समझना था, है ना? अब अपने ससुराल का हालचाल जो भी हो बता सकते हो आराम से। अब कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। देखो टा की वैल्यू रख रहे हैं, हाँ वही सब तो चलता है, इतना देर से खत्म नहीं हो रहा है। टा की वैल्यू कितनी है बेटा, NIAV, और टा डैश की C5। यहाँ तक बात समझ में आ रही? हम धारा मापी को किस लिए रखे हैं, धारा मापने के लिए। धारा को रोको थोड़ा, बाकी सबको उधर भेजो। I इज इक्वल टू C/NAV और इंटू 5। थोड़ा सा इनको अलग किया हूँ जानबूझ के। देखना बेटा, C यहाँ था, NAV गुणे में था, इधर आ गया भाग। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। C क्या है, जो स्प्रिंग होगा बेटा उसका मरोड़ता क्या होगा, मरोड़ दृढ़ता होगा, है ना? जिसको आप लोग एठन नियतांक भी बोल सकते हो। बात समझ में आई? स्प्रिंग का तो फिक्स होगा ना, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह आया है। ओके, दूसरी चीज N क्या होगा, कुंडली में फेरों की संख्या, वो भी फिक्स होगा, कितने टर्न्स हैं। A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली के तल का क्षेत्रफल, वो भी फिक्स होगा। B क्या है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, वो भी फिक्स है।
सब कुछ फिक्स है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे हियर C अपॉन एन ए बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, यानी उपकरण का नियतांक, या फिर करंट रिडक्शन धारा परिवर्तन फैक्टर है ना, धारा परिवर्तन गुणांक ये बोलते हैं। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ इसका। इस कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यानी ये उपकरण का नियतांक हो गया, या फिर करंट रिडक्शन फैक्टर। ये बताऊंगा, बात समझ में आई। इसको बोलते हैं धारा परिवर्तन गुणांक। बात समझ में आ रही है। देखो फाई क्या है, कोण है, क्या है, जब हम इस गुणांक से गुणा करते हैं तब हमको धारा मिलता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक या फिर धारा मापी का नियतांक। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां से हमको एक चीज पता चल रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई। क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस कुंडली में जितना ही ज्यादा विक्षेप होगा धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि धारा का मान ज्यादा होगा तो उस पर ये ज्यादा काम करेगा, ज्यादा विक्षेपित होगा। बात समझ में आ रही है। तो वहां से हमको एक चीज मिल गया कि अगर फाई का मान ज्यादा है तो धारा ज्यादा प्रवाहित, इसीलिए तो ज्यादा विक्षेपित होगी, तो इसी से तो पॉइंटर जुड़ा हुआ है, ये भी ज्यादा विक्षेपित होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। और सुई इधर होगी, जितना ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा ये विक्षेपित। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ से ये चीज आपको पता चला बेटा। धारा यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा समानुपाती होगा बेटा उत्पन्न विक्षेप के। बताओ ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो डेरिवेशन खत्म हो गया बेटा। गैल्वेनोमीटर का इतना ही सिद्धांत था, प्रिंसिपल था, इसी पर काम करता है कि कुंडली जितना ही ज्यादा विक्षेपित होगा उसमें धारा का मान उतना है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई। क्लियर। अब एक चीज आपसे और पूछता है, धारा मापी की सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राहिता है ना, कितना सेंसिटिव है वो चीज बताइए। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है इसकी सेंसिटिविटी किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये भी पूछता है ना। चलो इस प्रकार से हम लोग इसको देख लेते हैं। हेडिंग बनाओ बेटा। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हेडिंग बनाओ बेटा। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर मीन्स धारा मापी की सुग्राहिता। बेटा पहले इसके शब्द का मतलब समझो। सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, बोलते नहीं कितना सेंसिटिव हो, तो आप अपने कार्य को लेकर कितना सेंसिटिव है, वही बात यहाँ भी हो रही है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, धारा मापना। बात समझ में आ रही है। अभी गैल्वेनोमीटर में हम लोग कुछ व्यवस्थाएं करेंगे अतिरिक्त, जिससे वो बड़ी धाराओं को भी माप सके, जिसको अमीटर बोलते हैं। यानी इसी गैल्वेनोमीटर को ही बदलेंगे अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को ही बदलेंगे वोल्ट मीटर में।
यानी यही विभवांतर भी बताएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ अरेंज करेंगे इसमें हम लोग, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसलिए इसकी दो सुग्राहिता हम लोग पढ़ेंगे, धारा सुग्राहिता भी पढ़ेंगे और वोल्टता सुग्राहिता भी पढ़ेंगे। दोनों चीज मापता है, इसका दोनों काम हो गया ना ये चीज। तो कितना सही मापता है, यानी कि जिस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही वो एक्यूरेट मापेगा। बात समझ में आ रही है? ये है सुग्राहिता का मतलब। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसके बारे में समझिए। तो धारा मापी की सुग्राहिता हम लोग दो बार में पढ़ेंगे। पहला क्या बेटा? करंट सेंसिटिविटी। आप हेडिंग बनाना, करंट सेंसिटिविटी यानी कि धारा सुग्राहिता। कर ले हेडिंग बना। बोले लिखो, एक लाइन में लैंग्वेज लिखो इसका। कुंडली में लिखो, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा ब्रैकेट में लिख लेना फाई, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप ब्रैकेट में लिख लेना फाई ऐसे, तथा संगत धारा। संगत धारा का मतलब जब फाई विक्षेप है तो उस समय कितनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आ रही है? तथा संगत धारा के अनुपात को धारा मापी का धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, सेंसिटिविटी ऑफ आई। आई का मतलब करंट है ना, आई छोटा सा रहेगा ऐसे सफिक्स के रूप में। धारा मापी का धारा सुग्राहिता यानी एस आई कहते हैं। लिख लिया बेटा? चलो समझिएगा। अभी जो आप लिखे हो इसकी परिभाषा धारा सुग्राहिता की, वो क्या है? कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। कितना विक्षेप है बेटा? फाई ये, तथा इसके संगत कुंडली में प्रवाहित धारा आई। इन दोनों के अनुपात को आप क्या बोलोगे? सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। बात समझ में आ रही है? ये यानी कि धारा सुग्राहिता। तो ये हो गया बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, इसका अगर कोई मात्रक पूछे तो रेडियन पर एम्पियर। कोण किस में है बेटा? रेडियन पर एम्पियर। ऐसे लिख भी लो। रेडियन पर एम्पियर। अच्छा, फाई अपॉन आई आपको कुछ पहचाना सा लग रहा होगा। यहाँ पे देखना, ये सी अपॉन एन ए भी है। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको इधर भेज दें, वहाँ पे लिख लेते हैं, बट हम सभी जानते हैं आई बराबर क्या आया था? सी अपॉन एन ए वी इंटू फाइव। यही तो, यही आया था ना। हमको चाहिए क्या? फाई अपॉन आई चाहिए। तो आई यहाँ गुणे में उधर भेज दो, और सी अपॉन एन ए बी गुणे में इधर आएगा, भाग में यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एन ए बी, बिल्कुल सही, एन ए बी अपॉन सी, इधर आएगा भाग में ना, उल्टा हो जाएगा, बराबर फाई अपॉन आई। यही तो हुआ। तो जहाँ पर फाई अपॉन आई है वहाँ पर क्या लिख सकते हो? बिल्कुल सही। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। बताओ, बात समझ में आ रही? अच्छा, आपसे एक चीज पूछता है,
गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो हम लोग जनरली देखते हैं, फिर उसके कंडीशन पर देखें। अगर हम इस समीकरण से देखें या इस सूत्र से देखें तो फेरों की संख्या बढ़ाएं, फिर यन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ना, कुंडली में क्या करें, फेरों की संख्या बढ़ा दें। फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ए क्या है, कुंडली के तल का क्षेत्रफल, जो आयताकार फ्रेम लिए थे एल्यूमिनियम का उसको बड़ा ले लो तो बड़ा आयत बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, देखो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ा कर रखते हैं, त्रिज्य रखते हैं ना, मैक्सिमम होता है उस समय जो टार्क लगता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे बी बढ़ा सकते हो, बी बढ़ाकर भी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। और जो आप वहाँ पर स्प्रिंग लगाए हो उसका जो ऐंठन नियतांक है, जिसको आप मरोड़ दृढ़ता बोलते हो, टॉर्जनल रिजिडिटी, उसको कम कर दो। तो इतने चीज़ों से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, यहीं पे लिख लेना ऐसे शॉर्ट में, क्या SI बढ़ाने के लिए देखना बेटा, N क्या होना चाहिए, N क्या करोगे, बढ़ाओगे, और A क्या करोगे, बढ़ाओगे, B वो भी बढ़ाओगे, एंड C को, अच्छा इससे दुश्मनी है, हाँ इसको घटाएंगे। लेकिन थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो कुंडली का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ द्रव्यमान बढ़ने से होगा क्या, उस पर जो टार्क लग रहा है उसका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा, जो बलि माकूल लग रहा है, यानी अगर छीण धारा प्रवाहित की तो घूमेगा ही नहीं। समस्या समझ में आ रही है? दूसरा देखना बेटा, ए क्षेत्रफल उसका बढ़ाओगे, एल्यूमिनियम बढ़ेगा ना, उसकी वजह से भी बार बढ़ेगा, द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। हाँ, बी को आप बढ़ा सकते हो, बी को बढ़ा के रियल में अगर देखो तो बी को बढ़ाकर और सी को कम करके आप सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। और इन सबको एन और ए को जो बढ़ाने के लिए बात हो रही है, इसका एक लिमिट होगा, उसके हिसाब से आप बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं कि हम भैया 10 करोड़ फेरे कर देंगे एकदम सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, है ना, घूमेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इसका एक लिमिट होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो सेंसिटिविटी अगर एग्जाम में पूछा बढ़ाने के लिए तो हम ऐसे पूरा लिखेंगे, लेकिन लास्ट में एक लाइन चेतावनी लिख देंगे, ठीक, कि एन और ए को एक सीमा के भीतर तक ही बढ़ाएं। वापिस से आते हैं बेटा और लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। हेडिंग बनाओ बेटा, वोल्टता सुग्राहिता। हाँ, वोल्टेज की सेंसिटिविटी हम लोग देखो क्या बेटा, नहीं धारा का व्यंजक कहाँ है ये बताओ मुझे, बहुत बोरा आदमी हो, ये तो कांस्टेंट होगा भैया, ये आया कहाँ से है, ये देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई है ना, ये यहाँ पे आ गया है I इंटू एस आई इज इक्वल टू फाई, कांस्टेंट की जगह पे आया है, तो सेंसिटिविटी तो कांस्टेंट है। ये अगर फाई धारा बढ़ाओगे तो फाई नहीं बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसको नहीं बढ़ा सकते आप, यहाँ पे देख, हाँ बेटा कांस्टेंट है। तो आप समझना बात को, क्या चीज़ फिर से बोलो, सी किसके लिए कांस्टेंट था, यहाँ पर टार डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई, यहाँ पे कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? यानी फाई बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो फाई घटेगा, इन दोनों में रिलेशन था। और सी जो है वो है क्या, जो स्प्रिंग लगाए हो आप, उस स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक है, यानी उसका पदार्थ बदलकर उच्च गुणवत्ता वाला पदार्थ लगा के, बात समझ में आ रही है, जैसे हमको चाहिए उस टाइप का, बात समझ में आ रही है, जिसका क्या हो, ऐंठन नियतांक कम हो,
इसीलिए तो मिश्रण करके बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, फास्फोर ब्रांच ही लगाई जा रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हेडिंग बनाओ। लिख चुके हैं? तुम भी लिख लिए? 5.5 लाइन लिखी होगी। यानी 1.5-2 लाइन का एहसान कर दिया। कैसे चुकाऊंगा? तुम्हारा सर फोड़ दूँ। पापा तुम्हारे कहाँ हैं? इस समय यहाँ है नहीं है? आएंगे तो बताना, अब नहीं बताएंगे। और जब चले जाएंगे तब बताइए, सर जी पापा तो गए। ये तुम्हारी पढ़ाई जा रही है, फिक्स है। अब हम लोग लास्ट में दुआ करेंगे तुम्हारे लिए कि पास हो जाए रिया, यही कर सकते हैं, सिखा तो नहीं सकते। अब लिख ले बेटा, अरे जल्दी लिखो। हाँ क्या हुआ? ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कर्म प्रधान है ना। आप दुआ करो और यहाँ बोर्ड पे सब लिख जाए। लिख लिए बेटा? ठीक है, आप हेडिंग करो बोल्टता सुग्राहिता, ये भी लिख लिए? हाँ ये भी हो गया। तो परिभाषा लिखो इसकी। लिखो, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा धारा मापी के सिरों पर आरोपित बोल्टता, अच्छा विक्षेप की जगह ब्रैकेट में लिखना फाई और आरोपित बोल्टता की जगह ब्रैकेट में लिखना वी। हाँ बी फॉर वैन, ये लिख दिया हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप फाई तथा धारामापी के सिरों पर आरोपित वोल्टता V के अनुपात को धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेना B नहीं SV, इस तरीके से, है ना, ये वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। लिख लिए? चलो समझाता हूँ इसको कि कौन क्या है। ध्यान देना बेटा, अभी जो आप लिखे हो उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हुआ फाई, बात समझ में आ रही है? अपॉन जो कुंडली, आप बोल सकते हो कुंडली के सिरों पर या फिर गैल्वेनोमीटर के सिरों पर। बात देखिए, ये यहाँ बात समझ में आ रही है? जो आप विभवांतर, जिसको आप क्या लिखे हो, बोल्टता लिखे हो, बोल्टता आरोपित करते हो, वो ले लेंगे। क्योंकि अगर इधर से धारा प्रवाहित हो रही तो यहाँ हाई पोटेंशियल, बात समझ में आ रही, इधर लो पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच क्रिएट होगा नहीं होगा, वोल्टेज होगा नहीं होगा, होगा ना, तो वही वोल्टता की बात हो रही है। क्लियर? तो आपने क्या लिखा, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। अब कुंडली घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा, उसमें भी विक्षेप बोल सकते हो। तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और कुंडली के सिरों या फिर बोल सकते हो गैल्वेनोमीटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता, इन दोनों के अनुपात को, तो यहां आ जाओ, तो कितना माने हो, बी माने, इन दोनों का अनुपात करा दिए। अब ये होगा क्या, उस गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज सुग्राहिता हो, जिसको आप किससे लिखोगे, एस वी से, इसी के बराबर है। बताओ ये चीज समझ में आई? इसका मात्रक क्या लिख सकते हो, रेडियन पर वोल्ट, ठीक है। ये बताओ यहां तक बात क्लियर है? लेकिन एक चीज समझना, बट
प्रतिरोध की परिभाषा से। बेटा मैथमेटिक्स वाला परिभाषा क्या होता है इसका, मैथमेटिक्स में प्रतिरोध का बोलना। आप सब जानते हो अगर कोई चालकतार है और उसके सिरों पर V विभवांतर लगाया गया और उसमें धारा I प्रवाहित की गई, तो इस चालक का प्रतिरोध R = V अपान, यही तो होगा, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, R बराबर V अपान, ये होता है। बात समझ में आ रही? ओके। या फिर इसी को यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, V के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो I × R। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। तो आप गैल्वेनोमीटर के सिरों पर कितना वोल्टेज लगाए हो, B, यही तो लगाए हो। यहाँ पर यहाँ B बराबर क्या होने वाला है, और गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी प्रवाहित की हो, I, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना लिखते हो, G, यही तो लिखते हो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, तो G। तो यहाँ पर B की जगह क्या लिख सकते हो, I × G। B क्या है, उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज, धारा नहीं है ना, अच्छा। I क्या, उसमें प्रवाहित धारा, और G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। इसी को लिख लो बस, यही आप भूल सकते हो। तो यहाँ G क्या है बेटा, अभी लास्ट में लिख दिया जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं SV = 5 अपान V की जगह पर I × G, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 अपान I × 1 अपान G। कोई डाउट नहीं? तो 5 अपान I की जगह कुछ और लिख सकते हो, ये अभी निकालो, यानी AB अपान C, वैल्यू पुट कर दें तो लिखेंगे 5 अपान I की जगह क्या बेटा, NAV अपॉन C और इंटू 1 अपान G। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है ना? ठीक है। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, इसलिए SB = NAV अपान C × G। ध्यान रहे C कहीं कहीं आपको स्मॉल k से भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है ना, संकेत से कोई फर्क, वहाँ बताया जाएगा आपको कि k क्या है। क्लियर? ठीक। यहाँ पर देखना बेटा, अगर आपसे पूछ लिया गया कि आप कैसे बढ़ाओगे सेंसिटिविटी किसकी, वोल्ट का, तो ध्यान देने वाली बात है, n बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, B बढ़ा सकते हैं। अगर समीकरण से देखें, G घटा दें और C घटा दें, है ना, सामान्यतः यही तो है। लेकिन ध्यान देना, अगर आप n बढ़ाए, फेरों की संख्या बढ़ाए, अरे भारी तो होगा ही, दूसरा यहाँ एक खतरनाक चीज और बैठा है G, अरे तार लंबा हो जाएगा ना, और जो प्रतिरोध होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध का मतलब कुंडली का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर में हाई क्या है, वही तार जो लपेटे हो कुंडली, वही ना। तो अगर लंबाई बढ़ाए तार की, यानी फेरों की संख्या बढ़ाए, तो दो चीज दिक्कत देगा, एक तो कुंडली भारी होगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, और दूसरा उसका रेजिस्टेंस यानी कि G बढ़ जाएगा। तो n बढ़ाए तो G बढ़ गया, अब कई बार G ज्यादा भी हो सकता है n से, बात समझ में आ रही है, तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, A बढ़ाएंगे तो वही दिक्कत होगी, यानी एक लिमिट तक B बढ़ा सकते हैं आराम से, और C घटा सकते हैं आराम से, बात समझ में आ रही है। इन दोनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अगर एग्जाम में पूछा कि कैसे बढ़ाना है आपको वोल्टेज सुग्राहिता, तो आप ऐसे, क्या बेटा, नहीं, एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, बात समझ में आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? चेतावनी जरूर लिखना नीचे एग्जाम में। यहाँ पर भी जनरली अगर हम लोग देखेंगे इस समीकरण से, है ना, इस सूत्र से, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, अगर सूत्र से हम लोग देख रहे हैं जनरली, तो SB बढ़ाने के लिए, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए,
इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो बोलेंगे n को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, a को बढ़ाना होगा, b को एंड c को घटाना है और g को भी। इस प्रकार से सूत्र में हम लोग करके कर सकते हैं। लेकिन लास्ट लाइन में यहाँ लिखना दो चीज़, एक तो n a के बढ़ाने पे दिक्कत हो सकती है, बात समझ में आ रही है, n के बढ़ाने से दिक्कत क्या हो सकती है, g बढ़ जाएगा और कई बार उसकी तुलना में ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ठीक। और a के बढ़ाने में दिक्कत ये होगी कि कुंडली भारी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने का चांस नहीं है, इसलिए एक लिमिट तक बढ़ाते हैं, बस एक निश्चित सीमा के भीतर ही बढ़ाएंगे, इतना कर देना बेटा। तो आपका आज आप पढ़ लिए आराम से गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा आप पढ़ ले धारामापी की सुग्राह्यता, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और वोल्टता सुग्राह्यता। धारामापी की सुग्राह्यता में दो चीज़, धारा सुग्राह्यता, वोल्टता सुग्राह्यता, दोनों क्यों है, क्योंकि धारामापी को अभी हम लोग अमीटर में और वोल्टमीटर में बदलेंगे, ये दोनों मापेगा, धारा को भी मापेगा और वोल्टेज को, तो कितना सेंसिटिव होकर मापता है वो चीज़ हम लोग, इस पर न्यूमेरिकल आता है, याद रखना। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, ये सब तो नहीं याद रख पाओगे, कॉन्सेप्ट ये याद रखना, φ/i φ/i, ठीक। बस i बराबर तो जानते ही हैं, C/NAV इंटू फाइव, अरे याद रखना टा इक्वल टू टा डैश, तब तो नहीं भूलोगे, यक्के लाइन का डेरिवेशन है, टा क्या है NIAV और टा डैश क्या है C इंटू फाइव, बस यहीं से पता चल जाएगा φ/i की वैल्यू। बात समझ में आई, तो कॉन्सेप्ट याद रखना, फार्मूला तो नहीं याद कर पाओ, ठीक।